स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य बताए थे कि जीव विज्ञान के किस तरह से विकास से बच्चों के अंदर ऐसे ज्ञान को समाहित किया जा सकता है कि वो जीव जंतु पेड़ पौधे इन सभी को समझ सके, कुशलतापूर्वक इनका ज्ञान प्राप्त कर सके, इनसे होने वाले गुण और लाभ हानि सभी का वो अच्छी तरह से उपयोग कर सके। तो आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि मैं इन उद्देश्यों के बारे में बताऊं, आपको जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी अपने द्वारा तैयार किया हुआ या फिर आपके अंदर जो भी जानकारियां जीव विज्ञान के लिए हैं वो अगर आप किसी छात्र को बताते हैं या किसी को भी बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आप जो ज्ञान आप अपने छात्रों को बताते हैं वो ज्ञान बच्चे प्राप्त करके वो अपने जीवन में उनसे आने वाली उनसे जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर सकें। ये ज्ञान जीव विज्ञान को इसीलिए ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि किस तरह से जीव विज्ञान के जरिए हमारे जीवन में होने वाली जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका हम समाधान कर सकें। अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे इस पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे, समस्त जाति के पेड़ पौधे, समस्त जाति के जानवर, जीव जंतु और सभी तरह की वस्तुओं का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो इसका ये सामान्य सीधा सा अर्थ है कि किस तरह से हम उनका उपयोग कर सके जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और हमें फायदा भी मिले। अगर हम एक पौधे को लगाते हैं, यानी एक छोटे से पौधे को बीजारोपण करते हैं और कुछ दिनों बाद उससे प्राप्त होने वाला फल हमारे लिए बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उससे मिलने वाली ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और जब वो पूर्ण तौर पे वो प्लांट जो पौधा होता है खत्म हो जाता है तो उससे हमें लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक पौधे से या एक पेड़ से हमें अनेकों लाभ होते हैं, लेकिन ये लाभ आपको तभी पता होंगे जब आप उससे पहले उसके विज्ञान को समझेंगे। आप पेड़ पौधों को लगाएंगे और किसी भी तरह से जानवरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जानवर भी सभी तरह के पशु पक्षी भी हमारे पर्यावरण के लिए उतने ही आवश्यक है। तो ये सभी ज्ञान आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त होगा और जब प्राप्त होता है तो आप इन सभी से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करके अपने पर्यावरण को ना सिर्फ बल्कि आप अपने दैनिक जीवन को भी आसान बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज ये जानने के लिए कि जीव विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ज्ञानात्मक की। किस तरह से ज्ञानात्मक जीव विज्ञान की तकनीकी तथा सिद्धांतों प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना। जीव जंतु वनस्पतियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जंतु और वनस्पति के उद्गम और विकास का ज्ञान। तो आपको ये बताना चाहिए किस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जीव जंतु पेड़ पौधे किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी हाँ, पेड़ पौधे भी मनुष्यों पे या जीव जंतुओं पे निर्भर है। अगर पेड़ पौधों को निर्भरता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर मनुष्यों को पेड़ों से प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त नहीं होगी तो वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अगर बात करें तो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो यह ज्ञान बच्चों में जरूर आवश्यक होना चाहिए और ये भी कि किस तरह से इस पृथ्वी का उद्गम हुआ, विकास हुआ, किस तरह से धीरे धीरे ये पृथ्वी कई अरब वर्षों पूर्व अस्तित्व में आई और फिर किस तरह से इस पृथ्वी पे कुछ ना होने के बावजूद भी धीरे धीरे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, फिर पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, फिर जीव जंतुओं का विकास हुआ। तो ये सभी ज्ञानात्मक पहलू हैं जो बच्चों के अंदर समाहित करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब मैं बात करती हूँ अवबोध या समझ की, यानी जीव विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं की समझ या अवबोध। तो किस तरह से बच्चे ये समझें कि जो एक पेड़ होता है तो उसके बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल,
सूर्य की रोशनी, ये सभी चीज़ें आपस में मिलके किस तरह से एक पौधा अपने लिए भोजन बनाता है, फिर उसके बाद में किस तरह से भोजन बनाने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है, बाहर जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करके अपना भोजन बना रहा है और आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये आपकी अवोध या समझ ही है जिसके जरिए आप समझ रहे हैं विभिन्न वर्गों के जंतुओं और पौधों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। कार्बन संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो जो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये किस तरह से बनती है या किस तरह से पूर्ण होती है, किस तरह से जो कार्बन संश्लेषण की प्रक्रिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इन गैसों का विनिमय जो होता है, किस तरह से ये बच्चों के समझ और अवबोध में आ जाए, ये बच्चों के पाठ्यक्रम में समाहित करना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कुशलता, यानी कि कौशलों का विकास या फिर कुशलता का। तो समस्या का हल करना, किस तरह से आपके जीवन में आई हुई समस्याएं उनको आप हल करते हो। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक विधि के पदों के उपयोग की कुशलता, प्रेक्षण कुशलता, विभिन्न तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण की कुशलता, या फिर अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ रेखा चित्र खींचने की कुशलता। अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से आप रेखा चित्र खींच सकते। रेखा चित्र खींचना भी एक तरह की कुशलता में ही समाहित है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको किस तरह से कुशलताओं का ज्ञान इस जीव विज्ञान के जरिए पता चल रहा है, यानी कि आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न हो रहा है, रेखा चित्रों का ज्ञान भी हो रहा है, किस तरह से आप जीव विज्ञान के जरिए अपने लिए व्यवसाय भी उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ, जीव विज्ञान के जरिए आप व्यवसाय, किस तरह से आपको पता होगा कि मछली पालन एक तरह का व्यवसाय हो जाता है, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गियों का पालन भी एक तरह का व्यवसाय है, या पेड़ पौधों के जरिए भी अगर आप किसी फल का बागान बनाते हैं तो ये सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है कि किस तरह से आपकी फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये आपके व्यवसाय को बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्रदान करता है। तो ये सभी समझ और बोध है या कौशल है आपकी, जिसके जरिए आप अपने आप को इस अस्तित्व में बनाए रखते हैं और एक अच्छे कुशल नागरिक के तौर पे शामिल हो सकते हैं। अब मैं अगली बात करती हूँ यहाँ पे योग्यता की। कौशलों का विकास तो आपको मैंने बता ही दिया है। योग्यता किस तरह से विभिन्न जंतुओं और वनस्पतियों की पहचान, उनके वर्गीकरण की योग्यता, विभिन्न जंतुओं और वनस्पति विच्छेदन की योग्यता, किस तरह से आप अपने योग्यता क्या, अगर आप अपने घर में भी छोटा सा बागान बना लेते हैं तो वो सिर्फ ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बल्कि उसके जरिए आप विभिन्न तरह के जड़ी बूटियां लगा सकते हैं, विभिन्न तरह के फल, ये सब्जियां, ये सभी लगाए तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी होगा और इसी तरह से आपकी योग्यताओं को भी प्रदर्शित करेगा। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ वैज्ञानिक रुचि की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक रुचि किस तरह से कि जीव विज्ञान जगत में अनुभवों के आधार पर छात्रों में उनके कारणों जानने की स्वाभाविक जिज्ञासाएं होती हैं और इस जिज्ञासा के निराकरण हेतु छात्र अनेक प्रश्न विषयक अध्यापक से करते हैं जो उनकी रुचि का परिचायक होती है। तो वैज्ञानिक जो रुचि होती है बहुत तरह से आप ये निर्भर करती है कि किस तरह से अध्यापक बच्चों के अंदर ऐसी कुशलताओं को जागृत करें कि बच्चे इसमें रुचि लेने लगे, विज्ञान से जुड़ी हुई नए नए क्वेश्चन प्रश्नों को पूछें और उनसे जुड़ी हुई नए नए तरीकों को अपने जीवन में उतारें। तो जीव विज्ञान से संबंधित साहित्य लेखों का अध्ययन करें, प्रकृति से प्रेम करें, जंतुओं और वनस्पतियों का अवलोकन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जंतुओं और वनस्पतियों का अवलोकन करें। जब तक आपको जंतुओं और वनस्पतियों का ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, जैसे सपोज आपके आसपास आपने देखा कि मधुमक्खी आपने देखी, एक तरह की आपको पता ही मधुमक्खी भी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आती है, यानी कि एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और ये किस तरह से आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मधुमक्खियाँ ना सिर्फ आपके लिए शहद बनाती हैं, ना बल्कि ये आपके लिए जो फसलें होती हैं उनमें किस तरह से पुंकेसरों का आदान प्रदान करती हैं, जिस तरह से पौधे फसलें इन पे निर्भर करती हैं, इनके द्वारा ही पौधों में, बहुत सारे पौधों में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो अभी ये सारे ज्ञान आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से वैज्ञानिक रुचि होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की,
तो बच्चों में अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं तो उससे ये होता है कि वो समस्या को पहचानेंगे, किस तरह से समस्या का सीमांकन करेंगे, परिभाषीकरण करेंगे, तथ्यों को एकत्र करेंगे। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही होती है। गुण दोष विवेचन, गुण दोष विवेचन के अंतर्गत क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी चीजें अपने द्वारा जो तथ्यों को कलेक्ट किया है किस तरह से वो सही है या गलत है, या आपकी दैनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान से आप में क्या गुण उत्पन्न होंगे, तो वो सभी चीजें इस जीव विज्ञान के उद्देश्यों के अंतर्गत ही आते। अवकाश के समय का सदुपयोग, आपको जो भी अगर आप जो जब भी आप पूरे पढ़ाई हो जाने के बाद में या आपको अवकाश मिलता है बीच बीच में, तो आप उसका किस तरह से उपयोग करते, किस तरह से उसका उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक शिक्षा का आधार। जीव विज्ञान एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा का भी आधार है। अगर आप जीव विज्ञान के अंतर्गत व्यवसाय को प्रमोट करते, जैसे कि रेशम पालन हो गया आपके लिए, मछली का पालन हो गया, केकड़े का पालन हो गया, या फिर पेड़ पौधों को लगाना, किस तरह से फसलों को उगाना, तो ये सभी एक तरह से व्यवसाय का ही आधार है। तो आई होप आप लोगों को आज जीव विज्ञान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं ये समझ में आए होंगे, यानी कि ज्ञानात्मक अवबोध और समझ, कुशलता, योग्यता, वैज्ञानिक रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गुण दोष विवेचन, अवकाश के समय का सदुपयोग, व्यावसायिक शिक्षा का आधार, ये सभी पॉइंट जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जीव विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य हैं। थैंक यू। आज आप लोग को जितना भी पढ़ाया मैंने आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी। थैंक यू।